बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.2 वो सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो है इसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है एक तो लेंथी एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की क्या इस पूरे बुक की मैं कहता हूँ शायद सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो है यही होगी। एक इससे पहले अभी तक हमने जो बड़ी एक्सरसाइज पढ़ी है वो 1.5 थी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.5 के कंपैरिजन में। अगर आप इसको देखें तो इसमें हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट वैसे आपने पहले पढ़े भी होंगे शायद। डिटर्मिनेंट ये होता है कि वैसे ही जो मैट्रिक्स होती है ना, आम मैट्रिक्स, उसमें जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंट्रीज़ को लिखते हैं। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल भी बनी हुई है, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपके सामने है। इसमें ये A12 A13 A1 A21 A22 A23 ये सारे ए जो है ना इसके एलिमेंट्स हैं। अब नीचे जो सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ ना ये उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। A11 का मतलब है ये एलिमेंट जो है पहली रो और पहले कॉलम में पड़ा हुआ है, ठीक है। A12 का क्या मतलब है? A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। A13 का क्या मतलब है? पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ये जो 13 लिखा हुआ है ना ये 13 नहीं पढ़ना है इसको। ये पहला जो है ना डिजिट ये रो को ज़ाहिर करता है और दूसरा जो डिजिट है ना जैसे कि 3 है वो कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब ये पोजीशन को बता रही होती है। ये 13 नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है। अब नीचे जो लिखा हुआ ना 821 जिसको 21 पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ना इस मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो की पहली पोजीशन मतलब दूसरी रो की पहले कॉलम में लाई करेगा। A23 जो होगा वो दूसरी रो के तीसरे कॉलम में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये एक मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। उसका डिटर्मिनेंट जब आपने लेना है, देखिए पहले ब्रैकेट्स देखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। बाद में ये ब्रैकेट जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे ना ये सीधी हो जाएंगी बिल्कुल, जिसको मॉडुलस भी हम पढ़ते हैं, मॉड भी पढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ये ब्लू कलर की आपको लगा के भी दिखाई है, मैं इस पर टिक लगा दिया उसके ऊपर। तो ये शो कर रहा है कि हम ना डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर आता है ना वो एक सिंगल डिजिट आता है, जैसे 0 आ जाएगा या कोई ABC इस तरह करके आंसर हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे 4.4.1 में है, माइनर एंड को फैक्टर। ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। माइनर और को फैक्टर का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। माइनर लेना आपको आना चाहिए। देखें आपके पास कोई ना डिटर्मिनेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऑर्डर 3 का, ठीक है, जिसमें 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, इसमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें वो हमें कहेंगे कि ना आप ना इसका माइनर निकालें। अब माइनर किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट से निकालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल A13 के लिहाज से कह देगा, या फिर हमें वो कहेगा कि A12 के लिहाज से माइनर निकालें, A11 के लिहाज से निकालें, A21 के लिहाज से। मतलब हम ये 9 एलिमेंट है ना तो इसके 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। अब वो माइनर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जैसे कि नीचे लिखा गया टू फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A12, लेट A12 का हमने निकालना। अब A12 क्या है? A12 पहली रो की दूसरे कॉलम में है, ठीक है। मतलब देखें ये दूसरी पोजीशन में पड़ा हुआ है ना, तो इसका हमने ना माइनर लेटर ना निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना होगा? डिलीट द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब वो जहाँ पे पड़ा हुआ है ना उसकी रो ये डिलीट कर दें और उसका जो कॉलम है वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जो 4 बच जाएंगे उनका एक हम छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। जैसे देखिए साइड पे बना भी हुआ है A21 A23 A31 A33। अगर आप देखें ना तो यहाँ पे यही 4 एंट्रीज ही बचती हैं। तो इसको कहते हैं माइनर लेना, ठीक है। जिसका माइनर लेना होगा ना, ठीक है। अब आपके पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, जिसका माइनर लेना होगा वो एलिमेंट जहाँ पड़ा हुआ है उसको आपने देख लेना, उसकी रो और उसका कॉलम वो आपने उड़ा देना है। बाकी जो 4 बच जाएंगी एंट्रीज़ उनको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल में समझाया गया। फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि A21 का माइनर लें, ठीक है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं मैंने सर्कल लगाया, इसका माइनर लेना है, तो आपने क्या करना है? इसका कॉलम और ये इसकी रो इसको डिलीट कर देना है। अब बाकी जो 4 बच रहे हैं ना
उनको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है A12 A13 A32 A33। तो ये हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं वो भी अभी आपको आगे मैं पढ़ाता हूँ। अब उसके बाद वो जो दूसरा वर्ड था कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? देखिए कोफैक्टर बेसिकली ना वो माइनर ही होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमने देखना होता है कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, ठीक है। अगर तो आप कोफैक्टर ले रहे हैं ना, जैसा कि आप ये देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको मैंने अभी ये टिक भी किया है A11 A12 A13, ठीक है। अगर तो आपने जो है ना माइनर लेना है A12 का, ठीक है, तो A12 तरीका वही होगा कि आप इसका जो कॉलम है वो और इसकी जो रो है वो इसको डिलीट कर देंगे। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी ना A21 A31 A23 A33, इसी को ही जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 2/2 का एक जो है वो मैट्रिक्स बनेगा, उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमने देखना होता है कि इसमें साइन जो है उसका भी ख्याल रखना है, साइन कौन सा लगना है। अब देखें हम A12 ले रहे हैं, A12 के लिहाज से हम ले रहे हैं ना माइनर ले रहे हैं, ठीक है। तो A12 के लिहाज से ले रहे हैं, तो इसमें आपने देखना है इन दोनों को प्लस करके अगर तो ये इवन आ रहे हैं तो मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो प्लस में ही होगा आंसर। मतलब A12 अगर आप देखें ये 1 + 2 ये 3 बनता है, ये लेकिन इवन नहीं है, ये ऑड बना है। अब ऑड का मतलब ये है कि इसका जो आंसर है ना वो हम माइनस में लेंगे। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में उसने बताया है। ये देखें अब उसने ना ये डिटर्मिनेंट बना लिया 2/2 का। अब देखें ये हम जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ना वो 1 2 के लिहाज से ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 के लिहाज से 1 2 अगर 1 + 2 करें ना तो ये 3 बनता है। 3 का मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा ना वो माइनस में होगा, क्योंकि ये ऑड आ रहा है। 1 + 2 ऑड होता है ना, तो इसलिए इसके डिटर्मिनेंट के साथ माइनस लगा देंगे। इसको बोलते हैं कोफैक्टर लेना, ठीक है। कोफैक्टर असल में है माइनर ही, लेकिन बस साइन का फ़र्क है, ठीक है। अगर आप वो माइनर ले रहे हैं ना 1 2 का, अब दोनों को प्लस करने से देखें 3 आ रहा है, तो इसलिए इसके आंसर के साथ जो है ना डिटर्मिनेंट में माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर आप ले रहे होते माइनर 3 1 का, अब देखें 3 + 1 4 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो प्लस में आ जाता। ये चीज़ है बस, को फैक्टर और माइनर में डिफरेंस सिर्फ एक प्लस माइनस का ही है। उसके बाद थ्योरी का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है फॉर स्केयर मैट्रिक्स ए, ठीक है। याद रहे जब भी डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो हमारा जो मैट्रिक्स है ना वो स्केयर मैट्रिक्स होगा। अब स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है 4.1 में, जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। या 2/2 का होगा वो, मतलब 2 रोज़ 2 कॉलम, या 3/3 होगा 3 रोज़ 3 कॉलम। हमारी इस एक्सरसाइज में 2/2 या 3/3 के ही हैं सारे, 4/4 का कोई भी नहीं है। वो बहुत लंबा हो जाता है, वो FSC लेवल पे जो है वो बहुत जो है वो हाई हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वहाँ पे नहीं दिया हुआ, सिर्फ 2/2 के दिए हुए हैं और 3/3 के दिए हुए हैं। तो जो है डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का होता है, और ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, कोई स्केयर मैट्रिक्स ए हमारे पास, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अगर हम उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका डिटर्मिनेंट लें वो इसके इक्वल होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपने ये याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर आप उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और दोबारा डिटर्मिनेंट ले लें तो उसका आंसर जो है वो ए डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास एक स्केयर मैट्रिक्स है, उसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, होने वो साथ साथ वाले चाहिए। साफ मतलब अगर पहली रो है आप उसको दूसरी रो से इंटरचेंज कर दें, ये नहीं कि पहली को तीसरे से कर दें, पहले को तीसरे से नहीं कर सकते। अगर आप पहली रो को दूसरी से इंटरचेंज करें या दूसरी को तीसरी से इंटरचेंज करें, इस तरह पहले कॉलम को दूसरे से या दूसरे कॉलम को तीसरे से इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इंटरचेंज करते हुए आपने क्या करना है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल हैव नेगेटिव साइन, तो आपने इसमें माइनस साइन लगा देना, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा ना उसके साथ आपने माइनस साइन लगाना। तो ये आपने दूसरी प्रॉपर्टी ज़हन में रखनी है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है कि अगर स्केयर मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं उसकी कोई 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं, तो उनका जो डिटर्मिनेंट है ना वो ऑटोमेटिकली आप 0 के इक्वल लिख दिया करेंगे, ठीक है। मतलब स्केयर मैट्रिक्स के अंदर अगर 2 रोज़ सेम हो रही हैं या 2 कॉलम सेम हो गए हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उस स्केयर मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल होगा। चौथी प्रॉपर्टी है इफ़ ऑल द एंट्रीज़ ऑफ अ रो
या कॉलम, और कॉलम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अगर उसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो फिर ऑटोमेटिकली ज़ीरो के इक्वल होगा। उसके बाद पांचवी एक प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर के, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो के, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़ के ए। इसमें कह रहे हैं कि ना अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रो या कॉलम की एंट्रीज़ को जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो नंबर जो है रिज़ल्ट में जो है ना वो साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने के से मल्टीप्लाई कराया है तो एंट्रीज़ को वो के जो है डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है ये। और ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सारी रोज़ या सारे कॉलम की एंट्रीज़, लेके कोई एक कॉलम है उसकी 3 एंट्रीज़ हैं, तीनों ज़ीरो हैं, कोई एक रो है उसकी 3 एंट्री तीनों ज़ीरो हो जाएँ तो उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। छठी प्रॉपर्टी में कह रहे हैं इफ़ ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, अगर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में रो या कॉलम की जो एंट्रीज़ है ना वो दो दो टर्म पे मुश्तमिल है। जैसा कि आप नीचे एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें पहली कॉलम की जो एंट्रीज़ है ना ये दो टर्म्स हैं, A11 प्लस B11, A21 प्लस B21, A31 प्लस B31, मतलब दो दो टर्म्स हैं। आगे बेशक एक एक टर्म ही है दूसरे और तीसरे कॉलम में। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं दैन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है ना इसको दो के सम में लिख सकते हैं। कैसे? अब देखें जो दो दो एंट्रीज़ आ रही हैं ना ये A11 प्लस B11 है ना, तो इसका A11 पकड़ें, A11 और इसको इसके साथ जोड़ दें A12 A13। देखिए जैसा कि ये देख सकते हैं आप A11 A12 A13। इस तरह जो दूसरा है ना वो B11 B21 B31, इन तीनों को पकड़ के बी वालों को, ये बी वाले तीनों को पकड़ के इनको जो है आप उनके साथ जोड़ के दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप सम ऑफ द डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनको लिख लेंगे। उस सूरत में अगर आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो दो टर्म्स में मुश्तमिल है, मतलब दो चीज़ें प्लस हो रही हैं उसमें, तो आप वो जो प्लस वाली हैं उनको तोड़ के ना दो अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं बाकी दो कॉलम्स के साथ जोड़ के। उसके बाद 7 प्रॉपर्टी में कह रहा है इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ मल्टीप्लाई बाय नॉन ज़ीरो नंबर के एंड द रिज़ल्ट इज़ एडिड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ ऑफ अनदर रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज़ नॉट चेंज। इसमें वो कह रहे हैं कि ना अगर आप अपने डिटर्मिनेंट के अंदर ना किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप इसको ना रो 1 को किसी और रो में ऐड करना चाहते हैं या R2 में करना चाहते हैं या रो 3 में करना चाहते हैं, तो इससे जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के किसी और मैट्रिक्स में ऐड कर दें उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। 8वीं प्रॉपर्टी जो है इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगोनल, ठीक है। इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि आप ये सामने देख सकते हैं, मैंने साइड पे एक जो मैट्रिक्स बनाया है ना ये जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये देखें ये डायगोनल एलिमेंट है 1 2 और 4, उसके ऊपर जो है ना वो तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ठीक है। ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिक है, ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाली ज़ीरो, नीचे वाली भी ज़ीरो हो सकती है। मतलब जहाँ 6 - 1 4 लिखा हुआ है ना ये भी ज़ीरो अगर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी ना डिटर्मिनेंट की वो क्या होगी, सिर्फ आपने जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना उनको मल्टीप्लाई करा देना है, वो आपको उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो हमारी जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनी हुई है ना ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसका आंसर डिटर्मिनेंट का क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा 2 4 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 हो जाएगा। तो इस तरह करके ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है, काफ़ी यूज़ होनी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो उसका हमने
इन्वर्स फाइंड करना है या एडजॉइंट फाइंड करना है वो कैसे करेंगे। देखिए इन्वर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है ना वो नीचे लिखा गया, जिसको मैंने एक देखें ये ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। इसके लिए एक तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और एक हमें एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट तो आपने ऊपर सीख लिया डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरी चीज़ है वो एडजॉइंट है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका नाम है, इसका आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है, को फैक्टर लिख लेने हैं, ठीक है। अब देखिए को फैक्टर उसी तरह जो है ये स्मॉल ए में लिखे हुए हैं, इसको हम कैपिटल ए में लिख देंगे, ये इसके को फैक्टर हैं। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है, रो को कॉलम बना दिया, A1 A11 A12 A13 ये रो है, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कॉलम बना दिया है। इसी तरह A21 A22 A23 रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया है। इसको बोलते हैं एडजॉइंट, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का को फैक्टर लेके लिख के उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। बाकी ये इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देना है एडजॉइंट जो आपने लिया होगा उसके ऊपर, ठीक है। बाकी एक MCQ टाइप चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका आप इन्वर्स लें और उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। ये लेंथी थोड़ी सी एक्सरसाइज है। इसके जो टोटल क्वेश्चन है अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके 15 पार्ट हैं, टोटल पार्ट 15 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। उसके बाद इसकी जो टोटल क्वेश्चन है अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 8 9 10 क्वेश्चन है टोटल। तो खैर हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी, एक्सरसाइज 4.2 है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने कहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट आपको दे दिए गए हैं, इनको आपने इवेल्युएट करना है, मतलब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इसमें सिंपल सा काम है, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं रो 1 से, ठीक है। अब रो 1 आपको पता है कि ये जो पोजीशन होती है ना, ये होती है A11 या A12, ये होता है A13, ये A21 A22 A23, ये A31 A32 A33। अब हम रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब A11 और हम उसका साथ में लिखेंगे माइनर M11, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A12 और उसका माइनर कितना होगा M12। यहाँ पे हो जाएगा A13 माइनर M13, तो वही लिख देंगे हम A11 M11 माइनस A12 M12। अब देखें यहाँ पे मैंने माइनस क्यों डाला, क्योंकि अब देखें कि जब आप इन दोनों को प्लस कराएंगे ना, 1 + 2 3, जब ऑड बनेगा ना तो आपने उसके साथ माइनस लगाना है। अगर इवन बनेगा 1 + 1 इवन है 2, तो इसलिए प्लस में रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 + 3 4 इवन है, तो इसलिए प्लस का साइन रहेगा। ऑड बन रहा होगा ना अगर सब्सक्रिप्ट का आंसर प्लस करने से, तो फिर आपने माइनस लगा देना, ठीक है जी। अब लिखते हैं जी A11। देखिए इसके ये पहली रो का जो पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 और इसका साथ में इसका माइनर लिख देंगे, मतलब ये जो कॉलम है और ये रो छुपा रहे नहीं है हमने, बाकी रह जाएगा हमारे पास -1 -3 3 2। तो देखिए वैसे ही लिखा हमने 1 × -1 -3 3 2। अब जब ये वाला करेंगे A12 ये वाली पोजीशन वाला, मतलब अब हम इस रो को, सॉरी इस कॉलम को और इस रो को छुपा लेंगे, पीछे जो बचेगा वो 3 - 2 -3 2 होगा। तो देखें 3 - 2 -3 2 होगा, ठीक है। ये माइनस ये फार्मूले वाला आया है, और ये -2 कौन सा आया, ये वो रो 2 का सेकंड एलिमेंट आया ना, -2 × दिस। अब देखें, अब A13 ये होती है A13 पोजीशन, तो -4 और आप साथ में उसका माइनर लिखेंगे। -4 का माइनर क्या होगा, इसकी कॉलम को और इसकी रो को छुपा लेंगे, तो 3 -1 -2 3। तो ये देखें 3 -1 -2 3 आ गया। अब हम इसका सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को आंसर लिख देते हैं। तो 1 एज इट इज लिखा रहेगा, इन दो को मल्टीप्लाई कराना होता है, 2 × -1 -2, दरमियान में माइनस डाल के इन दो को कराना होता है। तो दरमियान में माइनस डालेंगे ना, तो ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, 3 3 9 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 2 6। दरमियान में माइनस होता है फार्मूले वाला, इन दो को जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, -3 -2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और माइनस वो फार्मूले वाला यहाँ 6 -6 कर देगा इसको, -4 एज इट इज आ जाएगा, ये 3 2 6। और दरमियान ये देखिए ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे ना, 2 अंदर 2 हो जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे, ये 7 × 1 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
ये 7 4 ज़ा 28, 7 माइनस 28 करेंगे तो हमारे पास -21 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ये एक डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हमें डिटर्मिनेंट दे दिया गया है। तो इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं जो हमने पहले किया, एक्सपैंड वाला तरीका जो है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किस तरह कोई ऐसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर ली जाए कि जिससे किसी एक कॉलम के या किसी रो के जो एलिमेंट हैं वो सेम हो जाएं, फिर उसमें से हम कोई कॉमन शामन लेके उसको जो है हल करने की तरफ जाएं, एक्सपैंड करने की तरफ तब जाएं। ऐसे एक्सपैंड करना डायरेक्ट बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम C2 कॉलम और C3 कॉलम को दोनों को C1 में ऐड करवा दें, ठीक है, मतलब C2 को C1 में ऐड करवाएंगे, जिसके अंदर ऐड करवाएंगे उसमें ऐड होगा, ये ओरिजिनल में यहीं पे ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह C3 को जब C1 में ऐड कराएंगे ना तो हम लिखेंगे A प्लस बी प्लस ए ये वाला यहाँ पे भी लिखा रहेगा, उसमें प्लस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉलम C2 और C3 को C1 में ऐड करवा देते हैं। देखें मैंने वैसा ही किया कि कॉलम C2 को C3 एंड C3 को C1 में ऐड किया। अब देखें C1 का पहली जो कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ना वो A प्लस बी है। अब इसमें ये इसमें ऐड करेंगे C2, ये कितना है A माइनस बी। इसी तरह इसका जो तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है वो प्लस है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड किया, ठीक है। याद रहे ये जिनको आप ऐड करते हैं ना उनको ओरिजिनल वैसे लिखना भी है, जैसे वो अपनी पोजीशन पे है वो वैसे के वैसे रहेंगे। इसी तरह अब ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। देखिए भाई ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह ए माइनस बी ये इसमें प्लस ऐड होगा आके, होगा तो प्लस ए बन जाएगा और ये प्लस बी बन जाएगा। अब इससे देखें जो कटते हैं वो काट देंगे और जो बचता है वो लिख देंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल कर दें। इसी तरह यहाँ पे माइनस बी प्लस बी ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए प्लस ए 3a बच गया। नीचे भी इधर देखें यही काम हो रहा है, तो यहाँ भी 3a बचेगा, यहाँ भी 3a बचेगा, यहाँ भी 3a बचेगा और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो लें जी वैसा ही हुआ, ये चीज़ 3a हो गया और ये चीज़ वैसे ही आ गई। C2 और C3 हमारे पास जैसे थे, 3a कॉमन ले लेंगे, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 बच जाएगा। हमने कॉलम 1 में से 3a कॉमन लिया ना, तो बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रह जाएंगी, ठीक है। अब जब हमारे पास 3 1 बन जाए ना तो हम एक 1 के ज़रिए ना अगले 2 जो होते हैं ना 1 उनको 0 करवा देते होते हैं। इससे क्या होता है फ़ायदा, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सपैंड होने की फॉर्म में आ जाता है, ईज़ी हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से इन 2 1 को 0 करवाना है। वो कैसे हो सकता है ज़ीरो, वो ऐसे हो सकता है कि 1 माइनस 1 हम करवा दें, मतलब रो 2 को रो 1 से माइनस कराएं तो यहाँ 0 बन जाएगा। इस तरह रो 3 जो है ये तीसरी रो है ना, इसको इसमें से माइनस करा देना तो यहाँ 0 बन जाएगा। मतलब अब हम अगला ऑपरेशन ये करेंगे, R2 माइनस R1 करते हैं, इसी तरह R3 माइनस R1 करते हैं। जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं, ठीक है। तो ये 3a एज इट इज लिखा रहा। तो अब हमने क्या किया, R2 रो 2 को उसमें से माइनस किया, 1 में से 1 माइनस 1 0, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ करेंगे ना आप a प्लस बी माइनस ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारे पास a प्लस बी, जब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे ना ये माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। अब ये क्या होगा कि प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, बी प्लस बी ये 2b आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे आप करेंगे ना जब ए ए माइनस बी माइनस ए, तो ये प्लस ए माइनस ए कटेगा, माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। इधर जब करेंगे 1 माइनस 1 0 आएगा। अब R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो ए माइनस बी करेंगे, ए कट जाएगा, माइनस जो हमारे पास माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो जाएगा। चले ये जो है ना R3 माइनस R1 ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको आइडिया हो जाए। अब देखिए इसको हमने इसमें से माइनस करना है, क्या हो जाएगा ए माइनस, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ए माइनस, आगे ए माइनस बी है तो आगे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी भी लिखना था लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए जमा ए और माइनस से कटेगा, आंसर बी बचेगा। तो अगर आप देखें इसको इसमें से माइनस करने के बाद देखिए भाई आंसर बी ही बचा हुआ है। अब देखिए ये करना है ए प्लस बी माइनस ए, तो अब आप देखें ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए कट गया तो बी आंसर बचा है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बी ही बचा हुआ है इसको इसमें से माइनस करने के बाद। तो आप साइड में हमने ये लिख देना कि हमने ये क्या किया है, हमने R2 को R1 में से माइनस किया और R3 को R1 में से माइनस किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो हम ना ये जो रो 2 है ना, इसमें से बी कॉमन निकाल सकते हैं, रो 3 में से भी बी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग बी एज कॉमन फ्रॉम रो 2 एंड रो 3। तो जब आप बी कॉमन लेंगे, एक रो 2 से बी कॉमन आएगा, ये वो वाला बी है, दूसरा रो 3 से आएगा, वो ये वाला बी है, ठीक है। दो बी कॉमन आ गए, ठीक है। बी डॉट बी वो मल्टीप्लाई होके चले जाएंगे बाहर। ये 0 0 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ बी कॉमन चला गया, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, यहाँ 1 1 रह जाएगा, यहाँ -1 होगा क्योंकि माइनस बी था। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देना, ठीक है। ये हमारा कॉलम 1 है, इससे हमने एक्सपैंड कर देना है। तो कॉलम 1 से जब आप एक्सपैंड करेंगे, देखिए यहाँ पे तो जो है ना ये पहले पे आंसर आएगा, बाकी दो तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें यहाँ से आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो को जब आप छुपाएंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज आएंगी, बाहर 1 होगा तो आंसर आएगा। लेकिन जब आप यहाँ करेंगे, जीरो वाला कॉलम और जो ये रो छुपाएंगे, चूंकि बाहर जीरो होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, इस तरह यहाँ भी जीरो आंसर हो जाएगा। तुम्हारे पास जो है आंसर सिर्फ यहाँ पे आएगा 1 पे, तो हम वही कर लेंगे बस। तो 3ab² ये एज इट इज लिखा रहे, अब ये 1 से एक्सपैंड करें तो 1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर उसका जो माइनर है वो लिख दें। वो क्या इसका माइनर होगा, ये और ये तो खत्म हो जाएंगे, तो 2 - 1 1 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 1 1 आ गया, 2 1 2, दरम्यान में माइनस फार्मूले वाला उसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा। तो ये 3 3 9, तो 9ab² इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट है 2x x x y 2y y z z 2z, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि कॉलम 2 को भी 1 में ऐड करा देते हैं, कॉलम 3 को भी 1 में ऐड कराते हैं। उससे ये होगा कि हमारे पास जब हम ये इधर ऐड कराएंगे ना, तो ये 3x बनेगा, जब ये भी ऐड होगा तो 4x बन जाएगा। इस तरह यहाँ 4y बन जाएंगे, यहाँ 4z बन जाएंगे, फिर कॉमन लेना ईजी हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, C2 और C3 को ना कॉलम 1 में ऐड करा देते हैं। अब C2 और C3 ने कॉलम 1 में ऐड होना है, इन्होंने अपनी ओरिजिनल जगह पे भी रहना है, ठीक है। ये नहीं कि अब ओरिजिनल जगह से हटा के वहां चले जाएंगे, ठीक है। वहां ऐड भी होंगे और यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी ये मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बिल्कुल वैसे ही हुआ, उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही मेंटेन की हुई है और यहाँ भी चले गए। 2x प्लस x इसमें y y था, ये 2y प्लस y इस तरह हो गया। ये z था, ये प्लस z इसके पास गया, 2z इधर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ 4x 4y 4z बन गया, ये दोनों एज इट इज रहेंगे कॉलम। उस तरह आगे देखिए 4x 4y 4z बन गया, ये दोनों एज इट इज रहे कॉलम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 4x 4y 4z है, तो आप इसको कॉमन ले लें। नेक्स्ट स्टेप में 4x y z कॉमन ले लें। तो अब देखिए 4x को कॉमन चला गया, वहाँ 1 बच जाएगा, 4y भी कॉमन चला गया, वहाँ 1 बच जाएगा, 4z भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे भी 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें x कॉमन है तो वहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ 2 आया, चूंकि y तो कॉमन में चला गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ भी देखें x कॉमन चला गया 1, यहाँ भी y कॉमन चला गया 1, तो यहाँ पे z कॉमन चला गया तो 2 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए फिर वैसी सिचुएशन बन गई है कि 3 1 बन गए हैं एक कॉलम के अंदर। अब इसकी मदद से हम बाकी दो को जीरो करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं, किस तरह करवा सकते हैं, अगर हम इसको इसमें से माइनस करवा दें, ठीक है। रो 2 को रो 1 में से माइनस कराएं, रो 3 को भी रो 1 में से माइनस करवा दें, तो अब जब रो 2 रो 1 में से माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसको हमने माइनस करवाना ना, तो 1 - 1 जब होगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, 2 - 1 यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 - 1 0 बच जाएगा, मतलब 0 1 0 बच जाएगा। यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही हुआ, 0 1 0 बच गया। अब यहाँ पे जब होगा 1 - 1 जब इसमें से होगा तो ये 0 बच जाएगा, 1 - 1 0 बच जाएगा, 2 - 1 1 बच जाएगा। तो हमने ये क्या किया, साइड पे लिख दें ऑपरेशन हमने जो किया, R2 R -R1 किया, R3 -R1 किया। अब अगर आप गौर करें ना, तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट जो है वो सारे जीरो हों या ऊपर वाले जीरो हों, या इस सूरत में नीचे वाले जीरो हो रहे हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उस सूरत में क्या होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, इन तीन डायगोनल एलिमेंट मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 4x y z तो बाहर वाला चलता रहेगा और बाकी इन तीनों डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, सारे 1 है, तो सारे जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास 4x y z आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, साइड में मेंशन कर दें, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 8वीं प्रॉपर्टी है ये।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। जब एक्सपैंड करते हैं ना माइनर लेके उनको मल्टीप्लाई करा के वगैरह फिर उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो नहीं कर सकते। विदाउट एक्सपेंशन शो करना है, ठीक है। ये हमें डिटर्मिनेंट दे दिया, इसको जीरो के इक्वल लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसका आंसर जीरो के इक्वल हमने लाना है, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कॉलम को आपस में माइनस प्लस कराएंगे या रो को आपस में प्लस माइनस करवाएंगे। अब अगर आप यहाँ सिचुएशन पे गौर करें ना, अगर हम ये कॉलम 1 को कॉलम 3 में से माइनस करा देना, 7 माइनस 9 तो -2 बचेगा। 5 माइनस 7 करेंगे तब भी -2 बचेगा। 2 माइनस 4 करेंगे तब भी -2 बचेगा। इस तरह अगर हम C2 को C3 में से माइनस कराएं, देखें 8 माइनस 9 -1 बचेगा। 6 माइनस 7 तब भी -1 बचेगा। 3 माइनस 4 तब भी -1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 को भी कॉलम 3 से माइनस कराते हैं, कॉलम 2 को भी कॉलम 3 से माइनस कराते हैं। तो देखिए वही काम हमने किया, साइड पे लिख दिया कि हमने क्या किया, C1 को C3 से माइनस कराया, C2 को C3 से माइनस कराया। तो उसके बाद जो हमारे पास बचा वो हमने लिख लिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये कॉलम 1 है ना, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो इससे हमारा ये 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब 2 कॉलम सेम हो जाएं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमने ये 2 कॉलम सेम कर लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब है 0। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो अब ये सारी चीज 0, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, 0 के इक्वल तो हमने प्रूव करना था ना, ठीक है। तो हमारी ये राइट हैंड साइड आ गई, इक्वल टू 0 आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमें ये दिया गया और हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, एक्सपैंड हम कर नहीं सकते, तो कॉलम या कॉमन ले सकते हैं या प्लस माइनस करा सकते हैं। तो अगर आप देखें ये सेकंड रो में है ना, 2 कॉमन लिया जा सकता है। इधर थर्ड कॉलम, थर्ड रो में से भी लिया जा सकता है। तो हम दूसरी और तीसरी रो में से ना 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन लेके लिखेंगे, यहाँ 1 1 0 बच जाएगा, यहाँ 1 1 -4 5 बच जाएगा, ठीक है। वही आ गया, 2 कॉमन ले लिया ना हमने। तो अब हमने देखना है हम किसी तरह ना कोई 2 कॉलम या कोई 2 रो को एक जैसा करवा लें, उससे फिर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अगर आप गौर करें ना कि यहाँ पे है -1, अगर हम इन 2 को माइनस करें ना, 5 -6 -1 नहीं बचता है। 1 -1 करेंगे ना तो 0 बचेगा, वो 0 ही है। 1 -4 करेंगे ना तो हमारे पास जो है यहाँ पे -3 बचेगा। लेकिन चूंकि डबल माइनस हो जाएगा इसलिए वो -3 की बजाय जा वन वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन दो को C1 और C2 को माइनस करा देते हैं, C1 माइनस C2 ऑपरेशन कर देते हैं यहाँ पे। तो जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 को C2 से माइनस कराना ना, तो 5 - 6, ठीक है, वो आ गया। 1 - 1 आ गया, 1 माइनस माइनस हो जाएगा, +1 +4 आ गया। बाकी ये और ये चीज वैसी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके आंसर लिखे, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब ये चीज और ये चीज देखे सेम है, तो C1 और C3 आइडेंटिकल हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है जब 2 कॉलम या 2 रो किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट अब 0 होगा। तो 2 × 0, ये भी 0, 0 के इक्वल आ जाएगा, और 0 हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब अगला कोई क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ कुछ सिचुएशन इस तरह की है हमारे पास, ठीक है। -a 0 b है, 0 a -c है, c -b 0 है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें अगर हम देखें ना तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हमें ये नजर आ रहा है कि जो पहला कॉलम है ना, इसमें बी की कमी है, दूसरे में सी की कमी है, तीसरे में ए की कमी है। तो हम कॉलम 1 को करा लेते हैं बी से मल्टीप्लाई, दूसरे को करा लेते हैं सी से मल्टीप्लाई, और तीसरे कॉलम को करा लेते हैं ए से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला स्टेप हमें बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो रूल ये कहता है उतना डिवाइड भी करना, तो ए बी सी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। पहला स्टेप तो हम ये बना लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। तो कॉलम जो हमारा 1 था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कराना था, उसमें बी की कमी, तो बी से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये बन जाएगा -ab, ये 0 ही रहेगा, ये bc बन जाएगा। यहाँ सी से होना मल्टीप्लाई, ये 0 ही रहेगा, या ac बन जाएगा और ये -bc बन जाएगा। यहाँ a की कमी थी तो ये ab बन जाएगा, ये -ac बन जाएगा, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। साइड साइड पे ही लिख देंगे कि कॉलम 1 को b से किया मल्टीप्लाई, कॉलम 2 को c से किया, और कॉलम 3 को हमने a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब अगर हम गौर करें ना इस पे, कि अगर हम यूं करें कि इन कॉलम 2 को और कॉलम सी को अगर हम कॉलम 1 में ऐड कर देना तो ये सारा फैक्टर 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को इन कॉलम 1, ठीक है।
अब कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहेंगे, बल्कि इसमें साथ में ऐड भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में आप देखें वही हुआ, माइनस ए बी प्लस 0 प्लस ए बी, ठीक है। इस तरह 0 प्लस ए सी माइनस ए सी, ठीक है। इस तरह बी सी माइनस बी सी प्लस 0 आ गया, ठीक है। बाकी ये वैसे ओरिजिनली भी रहे। अब ये देखें, ये सारा कट के खत्म हो जाएगा, ये माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी कट जाएगा, तो ये देखें ये सारा जीरो हो गया। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर कोई कॉलम पूरा या पूरी रो जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ठीक है। और साथ में ये 1/ABC चलता रहेगा, क्योंकि ABC एक तो मल्टीप्लाई हो गया ना। तो as C1 is 0, so by using property we can write its determinant is equal to 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसलिए जो हमारा आंसर है 1/ABC इंटू ये 0 सारा मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ जाएगा और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव होगी। उसके बाद चौथा सवाल है, ये सिचुएशन है हमारे पास LMN कॉलम है, एक M जमा N जमा L जमा M है, 1 1 1 है, 0 के इक्वल है। उस तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अगर हम देखें तो अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दें, सॉरी कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो C2 को ऐड करना है C1 में, ठीक है। तो C2 अपना ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और उसमें ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, L प्लस M प्लस N, इधर बन जाएगा M प्लस N प्लस L, इधर बन जाएगा N प्लस L प्लस M, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। अब अगर आप देखें कि हम L प्लस M प्लस N जो है वो कॉमन ले सकते हैं, L प्लस M प्लस N यहाँ पे तीनों में आ रहा है ना, तो ये तरतीब में नहीं लिखा हुआ, नेक्स्ट टाइम में तरतीब में लिख लें, कॉमन ले लें, यहाँ 1 1 बन जाएगा। सारे देखिए 1 1 1 बन गए हैं, ठीक है। और इधर हमारे पास देखिए M प्लस N N प्लस L L प्लस M, उधर 1 1 1 हमने देखिए 1 1 1 बन चुका है। दो कॉलम सेम हो चुके हैं, दो कॉलम सेम हो जाएं तो हमने पढ़ा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो C1 C3 चूंकि सेम है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। तो L प्लस M प्लस N इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। उसके बाद पांचवा पार्ट है, ये चीज हमें दी गई है, इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उस तरह ले लेंगे। अगर आप देखें ना, तो यहाँ से कॉलम 3 से ना 3x कॉमन निकाला जा सकता है। तो 3x कॉमन लिया कॉलम 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2 2 3 एज इट इज 1 3 5 एज इट इज। चूंकि यहाँ 3x कॉमन चला गया तो 1, नीचे रह जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 5, ठीक है। 1 3 5 रह जाएगा। अब अगर आप देखें कोई दो कॉलम सेम हो गए, देखिए दूसरा और तीसरा तो सेम हो चुके हैं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो 3x इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद जो छठा पार्ट है उसमें ये सिचुएशन है, हमने इसको इसके इक्वल जो है वो प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसका आंसर ये लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसको। अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए यहाँ बी सी है, सी ए है, ए बी है, या ए बी सी है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र है। इसमें देखें ए बी सी बन सकता है, ए की कमी है। इसमें ए बी सी बन सकता है, बी की कमी है। इसमें ए बी सी बन सकता है, सी की कमी है। तो हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रूल ये कहता है अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे उतना ही डिवाइड भी कराएंगे। तो पहले जो है ना, मैं एक स्टेप ये बना लेता है कि ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिए, बाकी मैट्रिक्स देखें मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए ये एबीसी बन जाएगा, ये भी एबीसी बन जाएगा, ये भी एबीसी बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए इससे मल्टीप्लाई होगा, बी इससे हो जाएगा, सी इससे हो जाएगा। ये जो है ये स्क्वायर स्क्वायर वाले फिर ये क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। ये क्यूब बन जाएंगे। अब हमने इसमें किया क्या है, साइड में इसका ऑपरेशन लिख देते हैं कि हमने जो रो 1 थी ना उसको ए से मल्टीप्लाई किया, जो रो 2 थी उसको बी से किया, जो रो 3 थी उसको हमने सी से मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास ये सिचुएशन बनी है। अब हमने एबीसी कॉमन ले लेना है। अब एबीसी कॉमन लेंगे तो हमारा जो कॉलम 1 है ना, ये सारा यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एबीसी कॉमन ले लिया हुआ है। तो अगर हम देखें ये एबीसी से एबीसी अब कैंसिल करा देते हैं, और ये हमारी जो चीज़ है ना ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, वो कह रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी शो द डिटर्मिनेंट शो दैट, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ना 8 हमने पढ़ी है, उनको यूज करते हुए हमने शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमने ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो कॉलम 2 पे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन कॉलम 2 से लिया जा सकता है। तो 5 कॉमन ले रहे हैं कॉलम 2 से। जब कॉलम 2 से कॉमन लेंगे ना, तो ये पहला और तीसरा कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ 1 5 5 रह जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 था, यहाँ 25 था, यहाँ भी 25 था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। रो 2 में अगर आप देखें ना, अब जो रो 2 में सिचुएशन बनी हुई है ना, उसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 5 कॉमन लेंगे ना, तो ये 25 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे 25 लाना है, तो हम जब ये कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ 1 1 और यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 1 2 आ गया।
अब अगर आप गौर करें, ये जो हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है ना, बाय 25 और ये चीज़, यही तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना सेकंड पार्ट, वो हमारे पास कुछ यूँ है कि a प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहला स्टेप उसी तरह करेंगे कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है। उसके बाद हमने ये सोचना होता है किस तरह हम किसी कॉलम को या रो को ना सेम करें, ठीक है, पूरी रो को एक जैसा कर दें। तो अगर आप गौर करें ना, अगर हम कॉलम 2 को और 3 को अगर हम कॉलम 1 में ऐड कर देना, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी। तो देखिए हम ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे बाय एडिंग C2 एंड C3 इन C1। कॉलम 2 और कॉलम 3 को C1 में ऐड करें। याद रहे, जिनको आप ऐड करते हो ना, एक तो उन्होंने खुद अपनी जगह पे भी रहना होता है और उसके अंदर ऐड भी होना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास था a प्लस एक्स, तो इसमें प्लस से ऐड होगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस ए, देखिए वही चीज हुई हुई है। ए प्लस एक्स, देखिए वही चीज हुई हुई है। अब आप देखें, यहाँ थ्री ए प्लस एक्स बन चुका है। तो देखिए थ्री ए प्लस एक्स, जब ये कॉमन ले लेंगे थ्री ए प्लस एक्स, यहाँ हमारे पास वन 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 बन जाएगा। अब जब वन 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 बन जाता है ना, एक वन के जरिए हम बाकी दो को जीरो करवा लेते हैं, ठीक है। तो इससे वो जो है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में जाने का चांस होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रो 2 को रो 1 में से माइनस कराएं, तो यहाँ पे हम जीरो बना सकते हैं। तो वही काम हम करेंगे कि रो 2 को रो 1 में से और रो 3 को रो 1 में से माइनस कराएंगे, ठीक है। अब देखें, रो 2 को रो 1 से माइनस करा रहे हैं, 1 - 1 लिख दिया। अब देखिए रो 1 ने खुद वैसे ही रहना, उसमें खुद कुछ नहीं उसको नहीं होना, 1 वे के वैसे ही रहेगा। रो 2 ने उसमें से जाके माइनस होना है, तो R2 माइनस R1 करें 1 - 1, या A प्लस ए माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है, या ए माइनस ए। तो देखिए ए माइनस ए, अब R3 ने भी इस तरह 1 - 1 आ गया, ए माइनस ए ये आ गया, ए प्लस एक्स माइनस ए ये आ गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई जो होते हैं वो करने के बाद हमारे पास ये चीज बच जाएगी, ठीक है। ये वन, ये जीरो जीरो आ जाएंगे, जीरो जीरो आ गए, ठीक है। यहाँ माइनस ए प्लस ए कट के यहाँ एक्स बच जाएगा, और ये ए माइनस ए कट के हमारे पास यहाँ पे सिफर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए माइनस ए जीरो हो गया, और ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक्स बच गया, ठीक है। अब अगर आप ये गौर करें, ये तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है, क्योंकि देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो है वो तीनों जीरोस हो चुके हैं, तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस सूरत में इसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 1 × x × x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 × x × x आ गया, बाहर ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 3a प्लस एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर, यही चीज हमें प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे उसी तरह। इसमें देखें ना, यहाँ एक्स वाई जी बन सकता है, जैसे वहाँ एबीसी पीछे बनता था, तो कमी एक्स की है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ जी की कमी है, तो एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उतना डिवाइड भी कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पहले तो ये बना लेना, एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। जो हमारी है ना रो 1 उसको एक्स से कराना है, रो 2 को हमने वाई से कराना है, रो 3 को हमने जी से कराना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ऑपरेशन साथ मेंशन कर दिए कि रो 1 को बाय एक्स से मल्टीप्लाई किया, R2 को वाई से किया, R3 को जी से किया, और ये वैसे ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। लिखने ये एक्स वाई जी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ एक्स बन जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये एक्स वाई जी बन गया, यहाँ वाई बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, या एक्स वाई जी बन जाएगा। अब देखिए ये कॉलम में एलिमेंट सेम हो चुके हैं ना, तो अब हम ये वाला एक्स वाई जी बाहर कॉमन निकाल रहे हैं। तो ये एक्स वाई जी बाहर कॉमन निकाला कॉलम 3 से, तो ये बाहर चला गया, बाकी ये दो कॉलम वैसे ही रहे, यहाँ 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो बनाना है ना वो ये आ चुका है हमारे पास वहां पे, लेकिन ना उनकी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी, जगह चेंज करनी पड़ेगी, ये इधर करना पड़ेगा, वो इधर इधर इनको करना पड़ेगा, ताकि जो अरेंज हो जाए चीजें। ये सारी 9 की 9 एंट्रीज पूरी आ चुकी हैं हमारे पास, लेकिन वो आगे पीछे हैं। तो क्या होगा, एक्स वाई जी से एक्स वाई जी तो एक कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हम रिप्लेस कर देते हैं कॉलम 2 को कॉलम 3 से, मतलब कॉलम 2 को इधर ले आते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं। देखिए वैसा ही हमने किया, ठीक है। अब हमने इस 1 1 को इधर लाना है, मतलब अब इसको हमने 2 को 1 से रिप्लेस करवा देना। देखिए जब भी आप कॉलम को रिप्लेस करवाते हैं ना, तो बाहर माइनस साइन लगता है। अब आप एक बार और रिप्लेस करवा रहे हो, इसको आप इधर लाना चाहते हो, इसको उधर लेके जाना चाहते हो, तो अब हम एक माइनस और लगाएंगे, तो वो माइनस माइनस होकर प्लस ही हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब ये वही चीज बन गई जो हमें राइट साइड पे चाहिए थी, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी जी माइनस एक्स इक्वल, हमने इसको लेकर आना है।
लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह हम ले लेंगे, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हमने देखना है कि हम किसी तरह कोई ऑपरेशन ऐसा करें। देखिए यहाँ 3 1 आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हो तो आपके ज़हन में फ़ौरन ये आ जाना चाहिए कि हम रो 2 को रो 1 से माइनस करें ताकि यहाँ भी 0 हो जाए, रो 3 को रो 1 से माइनस करें, यहाँ भी 0 हो जाए। तो यही ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले तो। रो 2 को रो 1 से, रो 3 को रो 1 से माइनस कराया, तो देखिए रो 2 जब रो 1 से माइनस होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 या y माइनस एक्स या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ z माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई हुए हैं वो लिखते जाए, यहाँ 0 0 हो जाएगा, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स आ जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जी माइनस एक्स जी प्लस एक्स लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम ना देखेंगे ना, अगर तो y माइनस एक्स जी माइनस एक्स जो है हम कॉमन ले सकते हैं रो 2 से और रो 3 से, क्योंकि रो 2 में y माइनस एक्स कॉमन है, रो 3 में z माइनस एक्स कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिए, नेक्स्ट स्टेप में वो कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 0 0 रह गया। तो यहाँ पे x है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये कॉमन चला गया 1 आ गया, ये कॉमन चला गया 1 आ गया, यहाँ ये दोनों कॉमन चले गए तो y प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस जी रह गया, ठीक है। तरतीब में लिख लेते हैं ना, x पहले y बाद में, x पहले y z बाद में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको सिंपली एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ना कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलम 1 है, ये दो एंट्रीज तो 0 है, बस इसका माइनर लिख लें। तो 1 का कॉलम और 1 की रो को छुपा लें, ये चीज़ जो है लिख के इसको एक्सपेंड कर दें। तो ये देखें हमने एक्सपेंड कर दिया, उसी तरह ये साथ में चलते रहेंगे। ये 1 वो है जिससे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ये वो 1 आ गया, तो ये उसके माइनर लिखे। अब इनको मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस डाल के इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। और एक यहाँ पे और चीज़ है, हमें जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे डिमांड है ना वो x माइनस वाई है, तो हमें यहाँ y माइनस एक्स आ रहा है, तो उसके लिए हम माइनस को बाहर कॉमन निकालेंगे ना, तो अंदर हमारे पास x माइनस वाई बन जाएगा। बाकी ये z माइनस एक्स एज इट इज आ गया। अब देखें 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ x प्लस जी आ गया, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस वाई आना था, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए x माइनस कर देगा उसको, ये माइनस इसको x के बाद वाले को माइनस कर देगा, प्लस नहीं आ पाएगा। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल किए तो x माइनस वाई जी माइनस एक्स, तो यहाँ हमारे पास बन गया। अब यहाँ हमारे पास बन रहा है z माइनस वाई, तो z माइनस वाई को y माइनस जी कब कर सकते हैं, अगर हम ये माइनस बार कॉमन निकालेंगे तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा, y माइनस जी बन जाएगा। अब ये जो यहाँ से माइनस बाहर निकला है ना, ये उस माइनस को जो है कट करके खत्म कर देगा, दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे और ये हमारे पास फॉर्म जो है वो सीधी आ जाएगी। उसके बाद पांचवा पार्ट है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है, ये जो चीज़ है, ठीक है। उस तरह लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 1 है लेकिन रोज की शक्ल में है, एक पूरी रो जो है वो 1 1 की है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस करा देंगे कॉलम्स को, कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कराएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, कॉलम 3 को कॉलम 1 से यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो उसी तरह हम ऑपरेशन क्या करेंगे, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, ठीक है। अब हम इसको लिख देंगे, तो ये पहला कॉलम रहना तो खुद तो वैसे ही है, बाकी माइनस इन्होंने उसमें से जाके होना ना, तो 1 माइनस 1 बन जाएगा, यहाँ B प्लस 1 माइनस A माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, B प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। इधर 1 माइनस 1 वो आ गया, C प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 है ना, लेकिन चूंकि माइनस हो रहा है तो माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस 1 हो जाएगा, C प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्म्स कट रही होंगी, उनको सेट करके लिख देते हैं, -1 से +1 को काट देते हैं, +1 -1 यहाँ भी काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 बच जाएगा, तो देखिए 1 0 0 बच गया, और नीचे अगर आप देखें यहाँ a+1, यहाँ b माइनस ए, यहाँ c माइनस ए बच गया, और नीचे उसी तरह यहाँ पे a+1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a हमारा जो है वो b होगा और b हमारा यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आना था, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए साइन चेंज कर देंगे। यही काम हमने इधर भी किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस की वजह से अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर जब ओपन होगा प्लस में आने तो सारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख लेंगे, तो ये हमने लिख दिया 1 0 0 ए प्लस 1 बी माइनस ए सी माइनस ए, और इधर हमारे पास ए प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ देखें +1 कैंसिल होगा -1 से, यहाँ भी +1 कैंसिल होगा -1 से,
तो बाकी चीज़ हमारे पास वैसी आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सपैंड करा देंगे रो 1 से। रो 1 से एक्सपैंड कराएंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें सिर्फ इसका वाला माइनर लिखना पड़ेगा, बाकी ये दो चूँकि ज़ीरो हो जाने हैं, सिर्फ इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमने देखें वही किया, उसका माइनर लिख लिया, बी माइनस ए सी माइनस ए वही लिखे, और यहाँ पे और ये दो हमने लिख लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक काम और करना है कि ये देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा रहे, यहाँ से हमने ना +2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बी माइनस ए बचेगा, यहाँ +2 कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर हमारे पास सी माइनस ए बच गया। ठीक है, अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम कर लेते हैं। अब इसको भी हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, इसको सी माइनस ए सी प्लस ए लिखें, फिर सी माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे, इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, बी माइनस ए बी प्लस ए लिखेंगे तो बी माइनस ए कॉमन निकल जाएगा। तो जितना जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लेके जाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे, उतना मल्टीप्लिकेशन हमारी इजी होनी है। ठीक है, तो हमने वही काम किया, उसको स्प्लिट करके लिख लिया अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो अब हमने बी माइनस ए कॉमन ले लेना कॉलम 1 से, और सी माइनस ए कॉलम 2 से कॉमन ले लेना। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे बी माइनस ए तो बाहर निकलेगा, उधर से कॉमन लेंगे सी माइनस ए वो बाहर निकलेगा, तो बाकी जो बच जाएगा ना हमारे पास कॉमन लेने के बाद, वो ये सिचुएशन है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना कदरे आसान है एज कम्पेयर टू अगर आप पिछले को देखते तो ये दोनों लिखे रहेंगे एज इट इज, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा माइनस। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना माइनस की वजह से सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बी माइनस ए -2 बन जाएगा। ठीक है, जो कटते हैं ना वो काटते जाएंगे। अब हम यहाँ से माइनस ए प्लस ए से कट रहा है, -2 + 2 से कट रहा है, तो हमारे पास सी माइनस बी बच रहा है। तो अगर आप देखें ना तो हमने राइट हैंड साइड पे जो प्रूव करना है ना, उसमें हमें यहाँ बी माइनस ए नहीं चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो जब आप इसको ए माइनस बी करेंगे ना तो हमें माइनस को बाहर कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस ए बन जाएगा, जमा बी माइनस बी बन जाएगा, ये माइनस को बाहर कॉमन निकलेगा। बाकी ये जो सी माइनस है ये ठीक है, ये बी माइनस सी चाहिए, तो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा तो ये बी माइनस सी बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे खत्म। तो बाकी हमारे पास फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेट होके आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब छठे पार्ट में हमने इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। इस क्वेश्चन की अगर हम फॉर्म को देखें ना, हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नीचे भी यही चीज़ है। इन दोनों को अगर प्लस करें मतलब R2 + R3 करें, तो जो आंसर है उसको R1 में से माइनस करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं कि इसको R2 और R3 को प्लस करते हैं और इसको R1 से कराते हैं माइनस। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, ऐड करें R2 एंड R3 को, सब्ट्रैक्ट कराएं R1 में से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, R2 और R3 खुद तो वैसे ही लिखी रहेंगी। ठीक है, तो ये देखें R2 और R3 जब प्लस होंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बनेगा, उसमें से माइनस होंगे जाके, तो वहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि माइनस हुआ है इसलिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, अब उसमें से जाके इसने माइनस होना, वहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसमें से ये माइनस हो गए हैं जाके। इसी तरह ये देखें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये उसमें से जाके यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ उसमें से जाके ये माइनस हो गए। अब जो सिंप्लीफाई होने के बाद बचे हैं वो हम टर्म लिख लेते हैं। अगर आप देखें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म हो गया, ये 0 हो गया, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खत्म हो गया, -2b स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और इधर हमारे पास जो कटे हैं वो है सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, -2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन बन चुका है उस स्टेप के बाद। अब हमने देखना है इसमें से हम क्या कर सकते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो हम -2 कॉमन ले सकते हैं रो 1 से, तो पहले तो ये -2 कॉमन लेना रो 1 से, तो -2 कॉमन ली रो 1 से, तो अंदर हमारे पास दूसरा रह जाएगा 0 बी स्क्वायर और इधर रह जाएगा ए स्क्वायर, -2 हमारा बाहर निकल गया, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज पड़ा हुआ है। अब हम देखें तो हमारी जो रो 1 है ये, इससे हम अगर इसको एक्सपेंड करा दें मतलब 0 और ये वाली रो हमारी इसको हम हाइड कर देंगे और ये चीज़ जो है हमारी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कराएंगे फिर बी स्क्वायर को उसके माइनर के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब रो 1 से हम एक्सपेंड करवा रहे हैं ना, क्योंकि 0 की वजह से तो उसका आंसर आना कोई नहीं, तो ये चीज़ ख़त्म, मतलब ये जो एलिमेंट है जो जिसकी पोजीशन क्या होती है A11, उसका हमारा माइनस 0 हो जाएगा।
अब बी स्क्वायर उसका माइनर लिखेंगे। अब बी स्क्वायर यहाँ पे और इनका माइनर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए हम वैसे ही लिख रहे हैं, एक्सपैंड बाय रो वन का लिख के -2 वो बाहर जो आ रहा है। तो अब देखें यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू ये और ये इसकी रो छुपा लेंगे तो पीछे हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ बच रही है, तो हमने वही चीज़ लिखी है। अब देखिए मैंने सिर्फ -b स्क्वायर क्यों लिखा, आपको पता होगा, उम्मीद है आपने अगर मेरे पहले पिछले क्वेश्चन गौर से सुने होंगे आपको इसका आंसर खुद पता होना चाहिए कि क्योंकि ये जो पोजीशन है ना ये है A12, इसके सबस्क्रिप्ट में 1 2 होता है, 1 + 2 3 और 3 ऑड है, ऑड हो तो फिर माइनस साइन लगाते हैं माइनर के पीछे, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा। तो यहाँ पे अब ए स्क्वायर है, ये पोजीशन कौन सी होती है, A13 मतलब 1 + 3 4, तो इसमें प्लस ए स्क्वायर आएगा और उसका अब हम माइनर लिखेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये -b स्क्वायर एक बार एज इट इज आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a⁴ और इधर बन जाएगा माइनस फार्मूले वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे ही यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, तो ये बन जाएगा b⁴ माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो सिंप्लीफाई होता है ना वो कर दें, तो -2 वैसे लिखा रहे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर जब इसे मल्टीप्लाई होगा -b स्क्वायर a⁴ आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर b⁴ आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा a⁴ b स्क्वायर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर b⁴ और इधर हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब जो कटते हैं ना वो काट दिए हमने, पीछे हमारे पास रह गया -a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस कट के ये +2 2 4 हो जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8वां पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इसके इक्वल हमने लेकर आना, ठीक है। ये वैसे भी एक फार्मूला है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम देखते हैं इसको हम क्या करवा सकते हैं। इसको अगर आप देखें तो हम ये b प्लस c दोनों को अगर हम प्लस करवा के इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास यहाँ a + b + c बन सकता है, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा नीचे भी a + b + c बन जाएगा, कॉमन लिया जा सकेगा। तो हम कॉलम 2 को और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कराते हैं, तो ऐड C2 एंड C3 इन C1, ठीक है, ये हम ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखें C2 और C3 ऐड होने हैं ना, तो C2 और C3 ने अपनी पोजीशन पे तो रहना ही रहना है ना, अब उसमें ऐड हो जाएंगे, a + b + c यहाँ बन जाएगा, या बन जाएगा b + c + c + a + b, ठीक है। तो वो 2 2 होते जाएंगे, 2b 2c 2a, ठीक है। इधर भी यही काम होगा, ये जब इसमें ऐड होगा ना तो a + b + b + c + c + a, तो ये दो दो हो जाएंगे, 2b 2a 2c, ठीक है। अब यहाँ से 2 नीचे से ना रो 2 और रो 3 से कॉमन निकल आएगा, तो वो कॉमन निकल आया, बाकी हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। अब a + b + c आप कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये देखें कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखें यहाँ पे सिर्फ जो है वो 1 है हमारे पास, बाकी नीचे रो के पहले पहले एलिमेंट जो हैं रो 2 और रो 3 के वो 2 2 हैं, तो इसको जो क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ये सेम हो जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं रो 1 को 2 से। तो रो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराया ना तो उससे ही क्या होगा कि हमारी ये जो सिचुएशन है वो ये हो जाएगी, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 भी 2c आ जाएगा, बाकी ये नीचे वाली रो 2 और रो 3 सेम रहेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब ये 3 जब सेम हो जाए ना तो हम एक की मदद से बाकी 2 रोज़ को 0 करवा सकते हैं। इसको 0 करवा सकते हैं, कैसे करवाएँगे? रो 2 को रो 1 से, रो 3 को रो 1 से माइनस करा लेंगे। तो वही देखिए हमने किया, रो 2 को रो 1 से माइनस किया, रो 3 को भी रो 1 से माइनस करा लिया। तो यहाँ देखें 2 - 2 ये 0 आ जाएगा, c + a - 2b आ जाएगा। वो देखें आ गया, a + b - 2c आ जाएगा। इधर क्या होगा 2 - 2 0 आ जाएगा, b + c - 2b आ जाएगा, इधर आ जाएगा c + a - 2c आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो होना है वो अगर हम अभी देख लें, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है। b - 2b - b होता है, तो यहाँ c - b और यहाँ बच जाएगा c - 2c तो a - c। तो ले जी हमने वो लिख लिया, अब इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड भी करवा लेते हैं, ठीक है, कॉलम 1 से एक्सपैंड करवाया है। क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन करने का मकसद ही यही था कि ये 2 0 हो जाए, फिर कॉलम 1 से एक्सपैंड कराएँगे, ये 2 लिख के इसका माइनर लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमने जी ऐसे ही लिख लिया, इन 2 को मल्टीप्लाई कराएँगे, माइनस डाल के इन 2 को मल्टीप्लाई कराएँगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इनको जब हम मल्टीप्लाई कराएँगे, ये हो जाएगा AC
यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्केयर, यहाँ हो जाएगा -2ab, ये -c² माइनस ac माइनस माइनस +2bc माइनस यहाँ हो जाएगा ac, फिर ये -bc, फिर ये c उधर जाएगा -2c माइनस माइनस +2c² आ जाएगा इधर। ये अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये c मल्टीप्लाई a से हुआ तो ये हो जाएगा ac। अब आना ये जो c है वो ए सी ए से मल्टीप्लाई हुआ ना तो ए सी आ गया। अब सी मल्टीप्लाई बी से होगा ना तो ये आएगा बी सी। ठीक है, प्लस का बी सी होना था लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए माइनस बी सी। अब ये सी जब -2c मल्टीप्लाई होगा ना तो ये -2c² आ जाएगा, लेकिन मैंने प्लस लिखा है क्योंकि ये पीछे माइनस है। अब इस तरह -ba तो ये +ab लिखूंगा मैं इसको। ठीक है, ए बी, ए पहले होता है बी बाद होता है, इसलिए मैं तरतीब में लिख रहा हूँ +ab। यहाँ हो जाएगा +b² और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2bc, तो -2bc आएगा क्योंकि पीछे माइनस है। अब जो जो कटते हैं ना वो काट देंगे तो बाकी हमारे बचेगा a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी है। एक ये वाला a² आ गया प्लस b² आ गया ये वाला। अब ये 2c² है, इसमें से एक c² माइनस हो जाएगा तो वो c² ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये -2ab है, ये +ab है, ये -ab आ जाएगा, ये +2bc है, ये -bc है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारे पास आएगा 1bc। और ये -2bc जब करेंगे bc -2bc तो -bc आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जो है जो ये -ca वाली टर्म है वो आ जाएगी, ये जो हमारे पास बची हुई है यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगी। तो ये फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3bc विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन है, ये है a + t है, a और b + t, b c + t, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम दोनों को ऐड करवा के इसमें ऐड कर देना, मतलब रो 2 और रो 3 को प्लस करवाएं और रो 1 में उसको ऐड करवा दें, तो फिर जो ऊपर जो चीज़ बनती है ना उसको हम कॉमन लेके ये सारा जो ऊपर वाला है ना रो 1 इसको 1 बना सकते हैं। तो ये देखें, तो हम जब इसको करेंगे तो ये b + c ऊपर उसमें जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ b + t + c ये उसमें जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे a था तो यहाँ पे देखिए b + c + t ये उसमें जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी a था। अब इससे ये देखें कि यहाँ भी a + b + c + t बन गया, यहाँ भी ये चीज़ बन गई है, यहाँ भी ये चीज़ बन गई है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर देखें हमारी पूरी रो 1 1 1 बन गई। अब इस 1 की मदद से हम दूसरों को क्या करवाते होते हैं, 0 करवा लेते होते हैं ताकि हम आराम से एक्सपेंड कर सकें। तो अब r2 - r सॉरी हम करेंगे c2 - c1, इस तरह c3 - c1 करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में c2 - c1 c3 - c1 करेंगे। ठीक है, उसी तरह आप देखें ये 1 - 1 हो जाएगा, ये b + t -b, ये -b इसके अंदर हो आएगा। इसी तरह यहाँ पे c है तो ये c - c हो जाएगा। इधर देखें ये 1 - 1 आएगा, ये b - b आ जाएगा और ये c + t - c आ जाएगा। कटने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा, ये देखें यहाँ 1, ये 0 0, ये b, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ t बचेगा क्योंकि जमा b - b खत्म हो रहा है, b - b 0 आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास क्या c - c 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे देखें सिर्फ t बच जाएगा, जमा c - c कटेगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया और आसान हो गया काम। देखिए ये ऊपर 3 0 आ गए, डायगोनल के ऊपर 3 0 आ गए। तो उस सूरत में जो इसका डिटर्मिनेंट होता है ना, सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देना होता है, तो वो देखिए हम करा देंगे तो ये t² बन जाएगा और ये a + b + c + t, यही तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, तो हमारा ये सॉल्व हो गया। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ सिचुएशन है, इसको इसके इक्वल जो है हमने लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरह ले लेंगे। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। उसके बाद रो 2 और रो 3 को ना रो 1 में ऐड करवा दें, मतलब रो 2 r2 को इसमें ऐड करवाना है, फिर रो 3 को भी ऐड करवाना है। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि a - b - c ये तो लिखा रहेगा +2b +2c, मतलब दोनों रो 2 और रो 3 दोनों उसमें ऐड होंगी और ये ओरिजिनल में भी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अब खुद भी रहना होता है और ऐड उसके अंदर जाके हो जाना होता है। तो इधर भी अब जब देखेंगे यहाँ पे बन जाएगा 2a + b - c - a +2c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें आप यूं ही किया हुआ है हमने, ये देखें ये इस तरह क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2a + 2b + c - a - b
ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ही हुआ है 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। तो अब आप इनको करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे देखिए जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे ना तो जो कटते हैं ना वो काट देते हैं। देखिए ये ए तो नहीं कट रहा, ए आ जाएगा। ये 2b में से एक भी माइनस करेंगे ना तो बी आ जाएगा, 2c में से एक सी माइनस करेंगे सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, नीचे 2b 2c वैसे आएंगे। इधर देखें ये 2a में से एक ए माइनस किया ए आ गया, बी ये बी तो वैसे ही आ गया ना, 2c में से एक सी माइनस किया सी आ गया, बी माइनस सी माइनस ए, 2c वैसे ही इधर आ गया। और इधर देखें 2a में से एक में ए माइनस किया ए, 2b में से बी माइनस किया बी और सी ऐसी, और नीचे हमारे पास 2b सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ऊपर से देखिए अगर हम तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी सी कॉमन ले लिया। अब ये हमारे पास वन 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 बन गए तीनों रो। अब एक इस वन की वजह से बाकी दो को हम जीरो करवा लेंगे। कैसे? कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस किया, कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस किया। देखिए बार बार वही सेम स्टेप भी हो रहे हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो उससे क्या होगा, ऊपर ये जीरो बन जाएंगे और नीचे हमारे पास ये चीज बच जाएगी। नीचे ऑपरेशन लिख देंगे, हमने क्या किया, C2 को C1 से माइनस किया, C3 को C1 से किया। अब इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आया वो लिख देते हैं। ये आप साथ साथ खुद करेंगे ना, जब आप ये लेक्चर सुना करें ना, साथ कॉपी लेके बैठा करें, वन बाय वन क्वेश्चन नोट भी साथ साथ किया करें, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगी। देखिए ये अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। देखें ये चीज ऊपर 3 जीरो हो चुके हैं, तो उस सूरत में इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें, वो हमारा आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो बार ए प्लस बी प्लस सी चलता रहेगा, वन इंटू दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों जो मेन डायगोनल मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस वन से, तो ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बच गया। और यही राइट हैंड साइड है हमारी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ एक्स की कमी है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ जी की कमी है। ठीक है, तो हम किसी तरह जो है यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जी बना लें, यहाँ भी ये बना लें, यहाँ भी ये बना लें। तो इससे ये होगा, फिर हम कॉमन लेंगे, ऊपर सारे वन वन बन जाएंगे, फिर वन की वजह से दूसरे को जीरो करवा लेंगे और वो फिर एक्सपैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो काम हो सकते हैं कि एक तो जो है हम यहाँ पे एक्स वाई जी की कमी है, बस ये दो काम क्या हम इसी को कर लेते हैं, ये इजी काम है। ये देखें यहाँ एक्स की कमी है, नीचे एक्स पड़ा हुआ है, यहाँ वाई की कमी है, यहाँ वाई पड़ा हुआ है, यहाँ जी की कमी है, नीचे जी पड़ा हुआ है। तो हम रो 2 को रो 1 में ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही करते हैं, ऐड रो 2 इन रो 1 यहाँ पे। ठीक है, रो 2 रो 1 में जब ऐड करेंगे हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी कॉमन ले, ऊपर वन 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 बन गया। अब इस वन की वजह से बाकी दो को जीरो करवा सकते हैं। कैसे? C2 को C1 से माइनस करा लो, C3 को C1 से माइनस करा लो। लें जी, वही स्टेप कर दिया हमने, C2 को C1 से माइनस करा लिया और C3 को C1 से। ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आपको तो ये खुद पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब हमारे पास इसको सॉल्व, इसको हमने क्या किया, इसमें y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स तो लिखा रहने दिया है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर ए माइनस बी ए प्लस बी हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखें जिस कॉलम से ना y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, इस कॉलम से ना z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम कॉलम 2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम कॉलम 3। तो जब आप ये कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जी तो पहले ही चलता आ रहा है, y माइनस एक्स और साथ में z माइनस एक्स, ये अब कॉमन में चले जाएंगे। और अब इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, वन एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं गया, सेम रहेगा। यहाँ देखें जीरो वन, यहाँ वाई प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा जीरो वन और यहाँ जेड प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं। जब आप एक्सपैंड करेंगे ना, आप देखिए ये तो दो आंसर जीरो हो जाने, सिर्फ इसका माइनर लिख लें और बस कर लें, मतलब ये चीज लिख लें, इनको मल्टीप्लाई आपस में करा के सिंप्लीफाई कर लें, आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, कर लेते हैं इसी तरह, एक्स प्लस वाई प्लस जी वाई माइनस एक्स जी माइनस एक्स। अब वन के जरिए इसको एक्सपैंड करवाएंगे जी, वन मल्टीप्लाई बाय जी प्लस एक्स माइनस ये वाला वाई प्लस एक्स है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है ना। अब प्लस एक्स माइनस एक्स को काट दें, ये कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स से कट गया, एक्स प्लस वाई प्लस जी वाई माइनस एक्स नहीं चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, तो माइनस को बाहर कॉमन निकालें, अंदर एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ये जी माइनस एक्स ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है v माइनस वाई, लेकिन हमें y माइनस ई चाहिए। राइट हैंड साइड हमें कह रही है कि हमें y माइनस ई चाहिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे। अब ये माइनस और ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, हमारी इक्वेशन सीधी हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 12 पार्ट है, आई थिंक 11 होना था पार्ट। चले वो 11 जो है ना, फिर इसके टोटल 15 पार्ट है ना, वो लास्ट में कर देंगे। तो 12 पहले अब कर लेते हैं, ये अब आ गया सामने।
तो 1 प्लस ए ये चीज़ हमें दी गई है, इसको हमने इसके इक्वल लेकर आना है। तो उस तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। अब करना आपने ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन करना है कि कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करा देना है, ठीक है। तो कॉलम 3 को भी कॉलम 1 से माइनस करा देना है। मतलब इन्होंने 2 ने पहले इसमें से माइनस होना है, फिर C3 ने इसमें से माइनस होना है। तो 1 प्लस ए माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हमने बल्कि कॉलम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है। अब देखिए C2 माइनस C1 का मतलब ये है कि C1 ने जो है वो चेंज नहीं होना, माइनस C2 ने होना है C1 के अंदर से, ठीक है। तो C2 ने माइनस होना है ना, तो देखिए इसलिए हमने लिखा हुआ 1 माइनस ए, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे 1 प्लस बी माइनस 1, इधर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, ठीक हो गया। अब C3 ने C1 से माइनस होना है, मतलब C1 को कुछ नहीं होना, वो वहीं पे रहेगा 1 माइनस 1 माइनस ए, ठीक है। क्योंकि माइनस है ना इसलिए वो प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। 1 माइनस 1 1 प्लस सी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कटते हैं ना वो काट देंगे, ये प्लस 1 माइनस 1 कट रहे हैं, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 कट रहे हैं, यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 कट रहे हैं, ये जीरो हो जाएगा। तो कटने के बाद जो चीज़ बचेगी ना वो हमारे पास कुछ ये होगी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास जो बचा हुआ है इसमें अब हम कहाँ से एक्सपैंड करें तो हमारे पास आंसर इजीली आ सकता है। अगर आप देखें जो हमारी रो 3 है ना, इसमें एक एंट्री 0 है, तो आप इससे एक्सपैंड कर लें या कॉलम 3 से कर लें। तो अगर हम रो 3 से कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना माइनस नहीं आएगा, इसमें तो माइनस भी आ रहा है ना, तो माइनस वाली थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम इसको ना एक्सपैंड कर लेते हैं रो 3 से। जब आप इसको रो 3 से एक्सपैंड करवाओगे तो आपका ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो 1 और उसका माइनर लिखेंगे 1 इंटू ये चीज़ें आएंगी माइनस ए बी माइनस ए ज़ीरो, और जब सी से कराएंगे तो सी वाला छुपा लेंगे तो हमारे पास 1 1 बी ज़ीरो आ जाएगा। शायद मैंने ना यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, कुछ गलत बोल दिया मैंने। मुझे लग रहा है कि मैंने सी पे गलत बताया है, क्योंकि जब आपने सी के लिहाज से इसको एक्सपैंड करना है तो सी वाली रो और सी वाला कॉलम छुपाएंगे तो फिर ये वाली चीज़ बचेगी 1 प्लस ए 1 माइनस ए बी, ठीक है जी। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 उसका माइनर लिखा फिर वो जीरो हो जाएगा दरमियान वाला, क्योंकि रो 3 का सेकंड एलिमेंट जीरो है, और एंड पे सी है और सी के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा के देखिए माइनस ए को जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो, दरमियान में माइनस, तो जीरो प्लस ए भी बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई पे बी, तो बी प्लस ए बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम ये चीज़ हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस ए बी सी, यहाँ हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही हमारी राइट हैंड साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ये है इसको जीरो के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इसको जीरो के इक्वल कैसे ला सकते हैं, अगर आप देखें ना यहाँ 3 1 है, तो इस 1 की मदद से हम इनको और इनको जीरो करवा सकते हैं। कैसे, R2 को R3 से माइनस कराएं और R3 को R1 से माइनस कराएं। तो जब आप माइनस कराएंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, देखिए पहली रो तो वैसे ही रहेगी ना क्योंकि उसके अंदर से माइनस होना बाकियों ने, तो ये 1 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये b माइनस ए बन जाएगा, ठीक हो गया। ये इधर क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस की वजह से अंदर ये बी सी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस 1 यहाँ सी माइनस ए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, वही है, ऐसा ही हुआ। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, ये 1 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ ए बी माइनस ए सी माइनस ए आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये हमारी सिचुएशन बनेगी बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ना तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, तो आप यहाँ पे बी माइनस ए बी प्लस ए लिखेंगे, यहाँ सी माइनस ए सी प्लस ए लिखेंगे। यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल लें, बी कॉमन निकाल लें, प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा सी माइनस ए, यहाँ प्लस बी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी सी माइनस ए बच जाएगा। तो दूसरा हमारा जो मकसद होता है इन दो को जीरो करवाने का, उसका ये होता है ताकि हम इसको एक्सपैंड कर सकें। तो अब हम इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लेंगे, बाकी दो तो इंट्री जिसकी जीरो है, तो ये 1 और उसका माइनर लिखेंगे, और उसके अंदर से ये जो है मैंने बताया फार्मूला भी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो उसी तरह एक्सपैंड बाय कॉलम 1 लिख लिया, और ये पहले लिखी चीज़ अब इसको लिखेंगे, ये बी माइनस ए बी प्लस ए, और यहाँ से आपने प्लस अगर आप देखिए प्लस सी कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आ जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए, इधर सी माइनस ए सी प्लस ए लिखा, प्लस बी कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा सी माइनस ए, ठीक है। अब आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है, जो कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से बी माइनस ए रो इस रो से आ रहा है,
और इस रो से सी माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास जो रह जाएगा यहाँ 1 1 होगा, यहाँ बी प्लस ए प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी रह जाएगा। अब इनको करा लें मल्टीप्लाई, ये दोनों वैसे ही रहेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में माइनस ए माइनस सी आ जाएगा। अब जो कटते हैं वो काट दें, प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी, खत्म, जीरो, सारा जीरो होकर मल्टीप्लाई होकर जीरो के इक्वल आ जाएगा, और यही राइट हैंड साइड है। उसके बाद 14 है जो हमारे पास, वो ये है कि हमने इसको जीरो के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कंडीशन दे दिया कि जहाँ ए प्लस सी लिखा हो ना, आप टू भी लिख सकते हो, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, कॉलम 1 को 2 में से ना माइनस करने लगे हैं। अब देखें C1 माइनस C2 है ना, मतलब C2 को कुछ भी नहीं होगा, C1 में से सारी जो है चेंजिंग आएंगी। तो देखें ये C2 इसमें से माइनस हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 2x प्लस 3 है, तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस किया तो ये इसमें से माइनस जब होगा ना, तो ये माइनस 2 प्लस प्लस 2 है ना, ये माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 7 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, और ये दो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब जो सिंप्लीफाई होने के बाद देखें, ये 2x में से एक एक्स माइनस किया एक्स, 3 माइनस 2 1, तो यहाँ x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ देखिए 5 माइनस 3 2 बच जाएगा, यहाँ 7 माइनस 4 3 बच जाएगा। देखिए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, यहाँ एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, यहाँ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी बच जाएगा। अब अगर हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, जो देखें कोई ऐसा ऑपरेशन करें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाए, तो अब हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि अगर हम R2 और R3 दोनों को प्लस करवा के रो 1 में प्लस कर दें, तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करवा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जब इन दोनों को प्लस करवाएंगे, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5 बन जाएगा। अब 2x प्लस 5 को हमने इसमें ऐड करना है। देखें 2x प्लस एक्स ये 3x हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब देखिए इन दो को ऐड करेंगे, 2x प्लस 7। अब 2x प्लस 7 जब इधर ऐड होगा ना, तो x प्लस एक्स 2x वो 3x बन जाएगा, तो 7 प्लस 2 9 बन जाएंगे। अब जब आप इधर करेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस सी प्लस एक्स प्लस बी, और ये इसमें ऐड हो जाएगा x प्लस से। तो देखें अब यहाँ पे देखें तीनों में x आ रहा है, तो ये 3x बन जाएगा, प्लस a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, वही चीज़ आ गई, ठीक है। बाकी नीचे वाली रो 2 और रो 3 चूंकि वैसी तो रहेंगी ना, प्लस हो के उसमें चली गई है ना, लेकिन एक्चुअल में तो इन्होंने अपनी जगह पे भी रहना है ना। तो उसके बाद अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यूँ है कि यहाँ 3x प्लस 6 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, 3x प्लस 9, x प्लस 3, x प्लस 4, और यहाँ पे 3x प्लस बी प्लस 2b। क्योंकि उन्होंने यहाँ हमने b प्लस 2b क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, जहाँ a प्लस सी लिखा हो ना, आप 2b लिख सकते हैं, तो इस a प्लस सी की जगह यहाँ 2b लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3b बन जाएगा, b प्लस 2b 3b बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में देखें हमने इसको 3x प्लस 3b लिख लिया है, बाकी सारा वैसे लिखा हुआ है। अब इससे एक फायदा हो सकता है हमें, अगर हम यहाँ से पूरी रो में से 3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 2 है, यहाँ रह जाएगा x प्लस 3, 3 कॉमन लेने के बाद नीचे भी x प्लस 3 है, यहाँ कॉमन लेंगे ना 3, तो x प्लस बी रह जाएगा, नीचे भी x प्लस बी है, दो रोज सेम हो जाएंगी। तो रो 1 में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया। अब देखिए दो रो सेम होगी, R1 और R2 सेम होगी, 3 इंटू इससे डिटर्मिनेंट फिर 0 हो जाएगा, तो 0 की इक्वल आ जाएगा, यही राइट हैंड साइड है। उसके बाद ये 15वां सवाल है, हमने इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे जो कॉलम 1 और कॉलम 2 और 3 है ना, इसको कॉलम 1 में ऐड करवाएं, यहाँ a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, फिर हम कॉमन ले सकेंगे। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें कॉलम 1 में, तो ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहाँ c प्लस ए प्लस बी, यहाँ b प्लस सी प्लस ए बन जाएगा, मतलब सारा में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे, यहाँ सारे जो है 1 बन जाएंगे। अब इस 1 की मदद से हम इन दो को 0 करवा सकते हैं, कैसे, R2 माइनस R1 करो, R3 माइनस R1 करो, इस तरह का स्टेप तो कई दफ़ा कर चुके हैं। देखिए वही किया, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों 0 हो जाएंगे, और ये वैसे ही एक बार आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 0 करवाने का मकसद ये होता है ताकि हम इससे एक्सपैंड कर सकें। अब ये 1 और उसका माइनर लिखें, ये 4 इसके माइनर आ जाएंगे, बार a प्लस बी प्लस सी चलता रहेगा, तो ये हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी ए माइनस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस फार्मूले वाला b माइनस सी माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी सी, या माइनस वैसे ही ये आ जाएगा बी सी माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर
प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, तो ये देखिए ये ए स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है, ये माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस बी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, लेकिन हमारी ये जो है ना अभी सॉल्व हुई है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। ठीक है, हमने ना इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना, और राइट हैंड साइड हमारी किसी भी सूरत ये चीज नहीं है। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, इसको हमने ना सॉल्व करके रख लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ना यही चीज ले आते हैं। राइट हैंड साइड हमारी ये है ए प्लस बी प्लस सी, और ये चीज हमें दी गई है। इसको तो आप ऐसे एज इट इज रहने दें। क्यों एज इट इज रहने दें? क्योंकि हमें हिंट मिल रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसकी में ये चीज आ रही है, तो इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमने इसको उसके इक्वल लेके आना है ना, इसको सॉल्व करके उसके इक्वल लेके आना है। तो इन दो को हम करा लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो ए इंटू ए स्केयर, फिर ए उससे मल्टीप्लाई ए बी ओमेगा स्केयर आ जाएगा, फिर ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी ओमेगा आ जाएगा। अब बी ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी ओमेगा आ जाएगा, बी ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो बी स्केयर ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब बी ओमेगा जब इधर जाएगा ना तो बी सी ओमेगा स्केयर हो जाएगा। देखिए बी सी ओमेगा स्केयर आ गया। अब ये सी ओमेगा स्केयर इससे बन जाएगा ए सी ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये इधर जाएगा, ये बी सी ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए जो ओमेगा की पावर 4 है ना वो बेसिकली ओमेगा ही होती है। कैसे? देखिए जो ओमेगा की पावर 4 होती है, ओमेगा की पावर 4 होता है बेसिकली ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा 4 जहाँ लिखा हो ना आप वहां पे ओमेगा पुट कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओमेगा ही पुट किया है। आगे जो लास्ट रह गया ना, ये सी क्यूब ये सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ गया। तो अब देखें ये ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, साथ में ओमेगा क्यूब तो 1 ही होना है ना, और ये सी स्क्वायर है, से तो ओमेगा क्यूब ये 1 ही होना है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया। अब आप देखें ए बी कहाँ कहाँ पे है, हमारा हमारा ए बी ये है, और हमारा ए बी है ये। तो ए बी जब आप कॉमन लेगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता, तो ये माइनस ए बी बन जाएगा। अब बी सी है हमारा, देखे कहाँ कहाँ पे है, ये बी सी है, और हमारा दूसरा बी सी यहाँ पे है, तो ये बी सी कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फिर -1 होता है, तो माइनस बी सी बन जाएगा। इसी तरह एंड पे जो हमारा ए सी है वो कहाँ कहाँ पे है, अब ये ए सी है, ओमेगा स्क्वायर है, और ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ए सी कॉमन लेने के बाद वो माइनस ए सी हो जाएगा। फिर तो हमारा ये, तो देखें ये जो है ना हमारा इस तरह करके हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की फॉर्म में, वो -1 के इक्वल होता है। कैसे -1 के इक्वल होता है? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर +1 को उधर ले जाए -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम कहते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है वो -1 के इक्वल है, तो वो सारा चेंज होकर इसको सेट कर देगा, और ये फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी। वो एक क्वेश्चन रह गया था 11वां। वो 11वां सवाल जो था ना जो हमारा रह गया था वो ये था कि ये है दी हुई चीज और उसको हमने इस चीज के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सिचुएशन है 1 a² + 1 a³ + a एक है, b² + 1 है, यहाँ b³ + b है, और यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, अब अगर आप देखें ना तो यहाँ तीनों 1 है, तो मतलब इस 1 की मदद से अगले दो 1 0 करवाए जा सकते हैं। अगर आप C2 - C1 कर दें, C3 - C1 कर दें, नेक्स्ट स्टेप हम यही परफॉर्म करेंगे कि C2 - C1 ऑपरेशन करेंगे, C3 - C1 करेंगे। तो देखें जी 1 - 1 ठीक हो गया, ये आ जाएगा। अब ये b² + 1 है, तो -a² -1 आ जाएगा। इधर b³ + b -a³ -a आ जाएगा। इधर इस तरह 1 - 1 c² + 1 -a² -1, इधर ये भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अब ये देखिए ये 0 बन गए। ठीक है, जो सिंप्लीफाई होने के बाद बचते थे वो रह गए। अब हमने क्या करना है, हमारा अब रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ये दो 0 हो गया, सिर्फ 1 का माइनर लिखें, ये चीज़ ये चार चीज़ें आ जाएंगी, 1 का माइनर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यूं करके लिख लेंगे, आपस में लिख लिया। अब ये b² - a² है, तो a - b a + b की फॉर्म में इसको भी लिख लें, इसको भी लिख लें, और यहाँ पे जो है इसको एक बार एज इट इज छोड़ दें। अब देखिए मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये फार्मूला है a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b इंटू a² + ab + b², तो वही लिखें b - a इंटू b² + ab + b²। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हुआ हुआ है, जो b है वो a बन जाएगा, जो a है वो b बन जाएगा। फार्मूला है बारह, ये 9th वाला जो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी।
तो ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह ही सी क्यू माइनस ए क्यू है ना, तो ए माइनस बी मतलब सी माइनस ए इंटू ए स्केयर माइनस ए बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर मतलब सी स्केयर प्लस ए सी प्लस ए स्केयर आ जाएगा, और एंड पे ये सी प्लस साथ में ये वाला आ जाएगा, ठीक है, सी माइनस ए ये साथ में आ जाएगा। अब हम ना देखें कुछ कॉमन ले पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर, इसमें से देखें बी माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है, तो वो बी माइनस ए कॉमन ले लिया, इसमें से देखें सी माइनस ए कॉमन लिया जा सकता है, वो ले लिया, तो इधर बन जाएगा बी प्लस ए, और बाकी ये चीज़ रह जाएगी, इधर हमारे पास रह जाएगा, चूंकि ये तो कॉमन चला गया तो सी प्लस ए रह जाएगा, और बाकी ये वाली चीज़ हमारे पास बाकी बची हुई रह जाएगी, ठीक है। सी माइनस ए कॉमन चला जाएगा तो यहाँ प्लस वन बच जाएगा, इसमें भी बी माइनस ए चूंकि कॉमन चला गया तो इसकी जगह प्लस वन एंड पे बच जाएगा। अभी भी अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म बन जानी है। अभी हम कुछ और भी कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम ना ये कॉलम वन को कॉलम टू से करा लेते हैं माइनस, ठीक है, मतलब इस चीज को इसमें से माइनस कर दें, तो ऑपरेशन करें कॉलम वन माइनस कॉलम टू, ठीक है, मतलब कॉलम वन में चेंजिंग आएगी, कॉलम टू कुछ भी नहीं होगा, कॉलम टू ऐसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और ये चीज उसमें से जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बी प्लस ए था माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पे बी स्केयर प्लस बी ए प्लस ए स्केयर प्लस वन था, ये चीज इधर जाके ना माइनस सी स्केयर हो जाएगा माइनस ए स्केयर हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा। अब जो कुछ कटते हैं ना वो काट देते हैं, इससे कट जाएगा काफी कुछ, देखिए प्लस से माइनस से कटेगा तो यहाँ बी माइनस सी बचेगा, यहाँ ए स्केयर माइनस ए स्केयर से कटेगा, ठीक है, तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर बचेगा, यहाँ प्लस ए बी माइनस ए सी बच जाएगा, और इधर हमारे पास देखें ये चीज वैसी आ जाएगी और ए प्लस सी बचा होगा। अब देखें बी माइनस सी, ये बी के माइनस सी स्केयर है, इसको फिर ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म में लिख लिया, यहाँ से प्लस ए कॉमन ले लिया बी माइनस सी, ताकि अब देखें बी माइनस सी फिर कॉमन बन रहा है, इधर ए प्लस सी है, तो इधर देखें अब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखें बी माइनस सी कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने बी माइनस सी ले लेना कॉमन, बी माइनस सी इस कॉलम से कॉमन लोगे तो ए उधर पहले ही बी माइनस ए सी माइनस ए चल रहा था, बी माइनस सी भी उनके पास चला जाएगा, या वन बच जाएगा, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए बच जाएगा क्योंकि बी माइनस सी कॉमन चला गया, और यहाँ पे देखें ए प्लस सी और ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब हम इसको करा देते हैं मल्टीप्लाई, अब कदर आसान है काम। अब ये चीज़ें जो हैं तीनों तो वैसे ही रहेंगी, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, ये जब इसे चीज़ से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये सारा वैसे ही आ जाएगा, अब ये जब मल्टीप्लाई होगा ना इससे माइनस दरमियान में सा फार्मूले वाला, ये चीज़ से पहले एक बार ऐसे ही लिख दें, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो अगले स्टेप में देखें हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, तो ए इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्केयर, ठीक हो गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं नेक्स्ट स्टेप में, ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए सी प्लस वन, तो माइनस ए स्केयर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्केयर, ठीक है। अब देखें ए स्केयर प्लस का माइनस का कट गए, प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर कट गए, प्लस ए सी माइनस सी कट गए, तो बाकी जो हमारे पास जो बच रही है टर्म वो अब हम लिख लेते हैं, कटने के बाद हमारे पास ये चीज बच रही है, ठीक है, ये तीन वो जो कॉमन ली हुई टर्म्स हैं और बाकी ये बचे कटने के बाद। अब देखें यहाँ बी माइनस है, हमें ए माइनस भी चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बी माइनस सी ठीक है, सी माइनस ए ये ठीक है, यहाँ पे आप माइनस वन कॉमन ले, अंदर हमारे पास फॉर्म बन जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन, जो कि हमें चाहिए ही इस तरह। अब ये माइनस वन से माइनस वन काट देंगे, अब जो बाकी बच जाएगा ना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस वन, यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह जो बाकी जो रह गए हैं ना वो हम अलग से उसकी वीडियो बना लेंगे, फोर से आगे जो रह गए हैं, तो उम्मीद है ये क्लियर होगी आपको, तीन क्वेश्चन यही मेन क्वेश्चन थे, बाकी इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, उसकी इंशाल्लाह छोटी वीडियो होगी इसके मुकाबले में, तो वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। इस चैनल पर फिजिक्स के भी फर्स्ट ईयर के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।